हम एक झंडे को पकड़ने वाले हो गए, हम दुराग्रही हो गए। और जब हम दुराग्रही हो जाते हैं, जब हम एक झंडे के नीचे आ जाते हैं, समाज का कितना बुरा होता है समझ नहीं सकते। हम करते हैं, हम वो जिम्मेदारी भूल जाते हैं कि हमारे मुख से जो शब्द ब्रह्म निकल रहा है उसके अंदर कितना वीर्य है लोगों को प्रभावित करने का। साल साल की अच्छाइयों को पल भर में निस्तेज कर देने का सामर्थ्य एक शब्द है। इसलिए साहित्य जगत को या राजनीतिक जगत या वैचारिक जगत हम लोगों को अपनी इस जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और इसलिए मुझे अज्ञे की एक कविता बहुत पसंद है जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तुम्हारी गरज हमारी गरज नहीं है, तुम्हारे झंडे हमारे झंडे नहीं है, तुम्हारी ताकत हमारी ताकत नहीं है, बल्कि हमें निर्जीव करने में लगी। हमें अपनी राह चलना है, हम न पिट्ठू हैं न पक्षधर, हम और हमें सफाई चाहिए, साफ हवा चाहिए और आत्मसम्मान चाहिए। हम भूल गए हैं इस बात को जब हम एक समूह में रहते हैं, जब हम एक झंडे में रहते हैं, एक गिरोह में रहते हैं, हम भूल जाते हैं, हम उस हवा को भूल जाते हैं, उस साफ हवा को, आत्मसम्मान। इसलिए जब दिलीप दीपक जी अपने आत्मकथ्य में लिखते हैं कि मेरे पास गजल का पैमाना सही नहीं हो सकता है, मीटर सही नहीं हो सकता, मुझे खुशी है। आप इस बात को स्वीकार करते हो, लेकिन आप इस बात को भी स्वीकार करो कि आप उन कुछ चंद लोगों में से हो जो आगे बढ़ के आए हो हमको हम रहने देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और समाज में इसको अपने ढंग से कहने के लिए। हमारा अपना कहने का ढंग है, हम क्यों किसी और के ढंग को नकल करें। और यकीन मानिए, मुक्तिबोध के शब्दों में पैरों के नखों से या डंडे की नोक से धरती के धूल में भी रेखाएं खींचकर तस्वीरें बनती। जरूरी नहीं कि आप बड़े कैनवास पे बनाओ, बहुत अच्छा मीटर लेके बनाओ। आपके पास कथ्य है, आप कह डालो, देखेंगे, अभ्यास करेंगे, काव्य अभ्यास से आता है, छंद शिल्प सब आ जाएगा। लेकिन कहो तो कुछ कहने के लिए तो तुम्हारे पास एक छोटा सा बच्चा जो धूल में बैठकर अपने पैर के नाखून से, हाथ के नाखून से चित्र बना रहा है, वो चित्र उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आर्ट गैलरी में बैठकर चित्र बना रहा है, कोई उकेर रहा है कैनवास पे। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसलिए धरती के धूल में भी रेखाएं खींचकर तस्वीरें बनती हैं, बशर्ते की जिंदगी के चित्र सौ बनाने का चाव हो, श्रद्धा हो, भाव। दिलीप जी के पास अगर वो श्रद्धा है, वो भाव है, आपने ये जो तस्वीर खींची है, ये तस्वीर मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप मित्र हो, चर्चाएं होंगी, शब्दों पर आलोचना होगी, शब्द पर आलोचना होगी, लेकिन आज इसका जन्म हुआ है और जब जन्म होता है बच्चे का तो हम सोहर गाते हैं। बहुत अच्छा, उस चर्चा में जब मैं और निरंजन जी और दिलीप दीपक जी बैठकर बातें कर रहे थे तो एक बात सामने आई, साहित्यिक दम। लोग में साहित्यिक दम है। दम कहां नहीं, हम मनुष्य हैं, हम जब से जगत में आए हैं, जगत की जो चीजें होंगी वो हमें छुएगी। दम भी छुएगा, राग भी छुएगा, द्वेष भी छुएगा, गिरोहबंदी भी छुएगी। लेकिन ये बात याद रखना होगा हम लोगों को कि एक रचनाकार, उसकी अपनी रचना प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन समाज की अपनी एक स्वीकृति प्रक्रिया होगी। समाज आपको अस्वीकार कर दे, आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि आप अपने आधार पर खड़े हो। आपका आधार क्या है, आपका कथ्य क्या है, आपके विचार क्या है, या आप केवल ताल बजवाने के लिए गिरोह में घूम रहे हैं? आपके पास कुछ है नहीं, झंडे लेके घूम रहे। मैं तो अब शिल्प की बात इसलिए भी नहीं करता हूं कि फ्री वर्सेस जब से आने लगभग हर आदमी कवि बन गया, और फ्री वर्सेस के आने के बाद से अगर कुछ एक कवियों को छोड़ दिया गया तो अधिकतर कवि केवल
और केवल अपने दुश्मनों से कुछ बातें करने में लगे हैं। तो ये जो जगत है, ये जगत इतना जटिल है, उसकी जटिलता हमारे साहित्य में उतरेगी ही उतरेगी। इसलिए साहित्य में विधागत जटिलता, विचार वैभिन्न है, शिल्पगत जटिलता है, और ये सब होगी। तो जब ये समाज जटिल होगा तो इस जटिल समाज में हर चीज संदेह की दृष्टि से देखी जाएगी। मुझे याद है हमारे सामने डॉक्टर कमलेश राय बैठे, मैंने इनका नाम अपने संबोधन में जानबूझकर इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं इन्हें देखते ही सोच लिया था कि मुझे इनके बारे में अपने मुंह के वक्तव्य में कुछ कहना है। डॉक्टर कमलेश राय से मुझे किसी ने पूछा, मैं फरीदाबाद गया था एक वैचारिक कार्यक्रम में, किसी ने पूछा आपके यहाँ के एक कवि हैं डॉक्टर कमलेश राय, पढ़ाते हैं महाविद्यालय में। मैं कहा वो महाविद्यालय में नहीं पढ़ाते, वो महाविद्यालय में लिपिक थे। इनका बड़प्पन इस बात में है कि लिपिक होते हुए भी ये साहित्य जगत, जिस पर एक तरह से विश्वविद्यालय या महाविद्यालय चेतना बैठकर सब कुछ डायरेक्ट करने का काम कर रही है, डोमिनेट करने का काम कर रही है, इस आदमी ने अपने शिल्प से समझौता नहीं किया, अपनी गीत धर्मिता से समझौता नहीं किया, और धीरे 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 इन्हें बड़े पुरस्कार मिले होंगे, लेकिन एक पुरस्कार जिसने मुझे बहुत संतुष्ट किया, अभी हाल में इनको पंडित विद्यानिवास मिश्र न्यास की ओर से लोक कवि पुरस्कार मिला। ये लोक के द्वारा स्वीकृत होना ये महत्वपूर्ण है। हम अपने ग्रुप में पढ़े जा रहे हैं, अपने गिरोह में पढ़े जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, लोक हमें सुन रहा, लोक हमें पढ़ रहा, ये महत्वपूर्ण है। और लोक द्वारा स्वीकृत होने में डॉक्टर कमलेश राय को अगर ये 40 साल लगेगी तो ये 40 साल निरर्थक नहीं गए, ये 40 साल बड़े सार्थक गए डॉक्टर साहब। ये जो जटिल समाज है, इस जटिल समाज में गजल को भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं गजल में उर्दू होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं गजल का हिंदीकरण किया जा रहा है। हमारे बहुत प्रसिद्ध नवगीतकार हैं पंडित बुद्धिनाथ मिश्र। बुद्धिनाथ मिश्र तो कहते हैं कि हिंदी गजलों में उर्दू होनी नहीं चाहिए, और वो तो कहते हैं कि जो गजल आती है उसमें काफ भी नहीं रहना चाहिए, क्यों हम हिंदी को हिंदी की तरह से लिखें। तो ये सारी चीजें रचना प्रक्रिया में ये वार विवाद विचार विमर्श होते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को जब गजल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक बात ध्यान देना होगा, एक बात हमको सोचना होगा। वो सोचनी ये होगी बात कि आगे हम दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, केवल साहित्य नहीं, कविता नहीं, राजनीति नहीं, दर्शन और धर्म भी नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो हमारा भारतीय मनीषा हमारी कहती है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा तुच्छुभये। वो भारतीय मनीषा कहते हैं कि देखो आम आदमी भी कुछ काम करता है, उसका एक उद्देश्य है, पैसा हो सकता है, सत्ता हो सकता है, किसी लड़की को जीतना हो सकता है, लड़के को जीतना हो सकता है। भारतीय मनीषा कहते हैं कि संसार लोगों में और एक योगी में अंतर क्या है। तो योगी ना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा विशुद्धये, वो केवल और केवल अपनी शुद्धि के लिए काम करता है, सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए। और यही सेल्फ प्योरिफिकेशन हम साहित्य की भाषा में कहते हैं मनुष्यता की स्थापना। तो गजल, अगर हम शिल्प की बात छोड़ दें तो गजल का भी उद्देश्य क्या है, वही मनुष्यता की स्थापना। अगर हम मनुष्यता की स्थापना कर पा रहे हैं अपनी गजल के माध्यम से, तो हम अपने कार्य में ठीक ठाक हो गए। दुष्यंत कुमार जी का एक कोट मैंने नोट किया था, क्योंकि हिंदी के गजलकारों में सबसे बड़े नाम वो हैं। वो कहते हैं कि उर्दू और हिंदी अपने अपने सिंहासन से उतरकर जब आम आदमी के बीच आती है तो उसमें फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। आम आदमी के पास आ गई, चाहे वो हिंदी की गजल हो, उर्दू की गजल हो, क्या फर्क करोगे? बात तो वही करिए, भाव तो वही है, दिल में तो वही उतर रही है। वैसे ही मेरी नीयत और कोशिश यही रही है कि इन दोनों भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा करीब ला सकूं, इसलिए गजलें उस भाषा में लिखी गई हैं जिसे मैं बोलता हूं। यही बात है शिल्प पे, यही बात है भाषा पे। जो भाषा, जो शिल्प, जो चीज मनुष्यता की स्थापना कर दे, अपनी शुद्धि कर दे, अपना शुद्धिकरण कर दे, वही महत्वपूर्ण
इसमें महत्वपूर्ण विधा नहीं, महत्वपूर्ण शुल्क भी नहीं। ये तो साहित्यकार का चयन है कि वो किस भाषा को, किस विधा को अपनाता है अपने युग की आवाज को प्रतिबिंबित करने में। गजलों का भी एक लंबा सफर रहा। दैहिक सौंदर्य से उठी, जिसको हम माशूका कहते हैं, माशूका से माबूद तक गई, ब्रह्म तक आई, और ब्रह्म से अलोक तक आ चुकी जन सरोकार। लेकिन यहां मैं फिर भी कहूंगा कि जनवाद के चक्कर में, किसी पंथ के चक्कर में अपने को समेट मत दीजिए ना केवल जन तक ही रहना है। तो क्या जन सौंदर्य की भाषा नहीं समझता? क्या जन इश्क की भाषा नहीं समझता? तो इसलिए जब कभी कोई इश्क की गजल लिख रहा हो, कोई सौंदर्य की गजल लिख रहा हो, लोग कहते नहीं नहीं इसमें तो जनधर्मिता नहीं है। बस मैं अपने कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहूंगा तो गिव मी अ ब्रेक यार, लिखने तो भाई प्यार प्यार भी लिखना है, इश्क भी लिखना है। क्यों आप पीछे पड़े हो कि नहीं जनवाद ही होना चाहिए, इसमें उत्सव धर्मिता भी रहते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए जो कुछ चंद बातें मेरे दिमाग में आई, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। दिलीप दीपक जी के कुछ शेर जो मुझे पसंद आए, मैंने उनको रेखांकित किया है। एक उनका शेर मुझे अच्छा लगा, नदी में समेट रखा है अपनी पलकों में आंसुओं का सैलाब, मुझे डर है कल अपने गम से नदी भी खाली हो जाए। अच्छा, एक जो मुझे अभी मैं जिस पर चर्चा कर रहा था, मेरे दिल में बसे हैं जो धड़कन की तरह, उनमें दुश्मन भी हैं दिले यार ही नहीं। आप जब समाज में रहोगे, आप जब लिखोगे, समाज की स्वीकृति प्रक्रिया से गुजरोगे, समाज के कर्कश मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरोगे, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी, हर कोई आपका दोस्त नहीं होगा, हर कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। उसमें कुछ होंगे जो आपके यार भी होंगे और कुछ होंगे जो आपके दुश्मन भी होंगे, लेकिन उन दोनों को एक जैसे बस अपने हृदय में रखते हुए अपने रचना संसार को समृद्ध करते रहना है। और भी सामान्य कॉर्पोरेट भाषा में बोलूं तो सब रहेगा, लेकिन निरंजन की पिकअप लाइंस हमेशा तैयार रखे रहना, सबसे इश्क में रहना। और कविताएं जब पढ़ी जाएंगी, जब लोकार्पण हो गया, हर आदमी अपना मूल्यांकन करेगा। परेशान क्यों होना है, एक्सेप्ट करना है उसको। हम जब निकल चुके हैं पब्लिक लाइफ में, तो जरूरी नहीं है कि सब हमारे ऊपर फूल ही फेंके, कोई हो सकता है अंडे भी फेंकेगा, तो अंडा फेंकेगा, उसको पकड़ के रख लेंगे, बाद में आमलेट बना के खा लेंगे, अपना रचना संसार समृद्ध करेगी। तो इन्होंने उसको कैसे अपनी गजल में कहा है, घाट घाट के पानी पी लो, तुम जैसे चाहो वैसे जी लो, सबके हक जी अलग अलग हैं, कोई राख तो कोई घी। ले किसी को राखी मिल रही है मेरी रचना में, अरे कुछ ना भाई, ओके, अरे इसमें तो घी है, बहुत बढ़िया, ओके थैंक यू। मिठाइयों मिल सकेला, हाँ मिठाई मिल सकेगी, लेकिन रचनाकार भी राख और घी की बात करते हैं। एक का अच्छा लगा, इन्होंने लिखा है, वो पी गया मैं खाने में अपने ही घर को, फिर भी उसकी होठों पे प्याला कायम। ये एक जो कि आप बहुत यंग लोग बैठे हो, एक बहुत छोटी सी बात इन्होंने बहुत छोटे से शेर में कह दी, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। हमारे अच्छे नौकरीकार हैं, उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन मैं अपने गांव में आपकी एक वैचारिक गोष्ठी रखना चाहता हूँ। उस गांव का नाम है घी नहा। उस गांव में लोग घी से नहाते थे, घी पीते थे, पहलवानों का गांव था। और आज उस गांव की ऐसी हालत हो गई है कि वहां का बच्चा बच्चा शराबखोरी में डूबा हुआ है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि हम अपना घर खुद बर्बाद न करें। वातावरण में गर्मी बहुत बढ़ा दी मैंने, फिर भी मेरे चारों तरफ पाला कायम है। गर्मी तो बढ़ गई है, अब जो नहीं उस गर्मी में अपने को एडाप्ट कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं, तो उनके लिए तो पाला रहेगा ही रहेगा।
स्वाभिमानिता से, पक्षधरता से, इन चीजों को देखते हुए अपने को थोड़ा सा आत्मसम्मान के साथ रखना है साफ हवा के लिए। कुछ ऐसा ही मैंने इनके शेर में पाया। लाख ठोकरों पर भी जो सहला रहे, भाई की खातिर वो अंधेरी रात में कूद पड़ा जंग में बातों की बातों में। लेकिन ये लाइन कहती है, ये शेर कहता है, लाख ठोकरों पर भी जो सहला रहे, कुछ तो खूबी होगी उसके लाख में।